में रेलगाड़ी चलाना हमारी मजबूरी थी। हमने तुम्हारे भले के लिए नहीं बल्कि अपनी लालच के लिए रेलवे की शुरुआत की। मैं लॉर्ड डलहौजी यानी भारतीय रेल का जनक हूँ और मैंने 16 अप्रैल 1853 को बोरी बंदर से ठाणे तक 34 किलोमीटर की पहली यात्री ट्रेन चलवाई। हमें कपास, कोयला और अनाज बंदरगाह तक बहुत तेजी से पहुँचाना था ताकि इंग्लैंड की फैक्ट्रियां लगातार दिन रात चलती रहे और मुनाफा बढ़ता जाए। रेल से हमारे सैनिक भी बहुत तेजी से पहुंचते थे। जहां कहीं भी बगावत उठती हम सबसे पहले वहीं पहुंच जाते और हालात अपने काबू में कर लेते थे। पटरी हमने इस तरह बिछाई कि खेतों और खदानों से सीधा माल बंदरगाह पहुंचे। भारत जोड़ना नहीं बल्कि भारत लूटना हमारा असली मकसद था। पैसा हमने अपने जेब से नहीं लगाया बल्कि गारंटी सिस्टम बनाया, जिससे मुनाफा हुआ तो सिर्फ हमारा और अगर नुकसान हुआ तो भारत की कमाई का माना गया। मुझसे पहले 1837 में मद्रास की रेड हिल रेलवे पर पहली माल ढुलाई चल चुकी थी और उसी मॉडल को हमने पूरे भारत में फैलाने की योजना बनाई। इसी तेज विस्तार की वजह से लोग मुझे फादर ऑफ इंडियन रेलवेज कहते हैं, क्योंकि मेरे दौर में रेल नेटवर्क का नक्शा बनाकर काम तेज किया गया। अब बताओ, हम अंग्रेजों के जाने के बाद अब तुम्हारे रेलवे की स्थिति कैसी है? और अगर इतिहास को समझ के पढ़ना चाहते हो तो चैनल 335 से 375 सीई तक राज किया। जीत और समझौते दोनों से गुप्त साम्राज्य को पूरे भारत में सबसे ताकतवर बनाया। मैं चंद्रगुप्त विक्रमादित्य हूँ। 375 से 415 सीई तक शासन किया। कानून, सिक्के और कला से मजबूत और स्थिर सिस्टम तैयार किया। मैं शेरशाह सूरी हूँ। 1540 से 1545 तक राज किया। सड़कों को सुधारा, कर व्यवस्था ठीक की और रुपया चलाकर प्रशासन सही ढंग से सेट किया। मैं अकबर हूँ। 1556 से 1605 तक शासन किया। धर्म सहिष्णुता और बड़े सुधारों से बिखरे इलाकों को एक मजबूत सिस्टम में बांधा। मैं महाराणा प्रताप हूँ। 1572 से 1597 तक राज किया। बेहद कठिन हालात में भी झुका नहीं और आजादी की लड़ाई जिंदा रखी। मैं छत्रपति शिवाजी महाराज हूँ। 1674 से 1680 तक राज किया। किलों, नौसेना और स्मार्ट शासन से स्वराज की मजबूत नींव रखी। इतिहास को अगर समझ के पढ़ना चाहते हो तो बिल्कुल। आसमान से डरने का दौर था और मैं बनी भारत की पहली महिला पायलट सरला ठाकुराल, जिसने 1936 में उड़ान भरकर सीमाएं तोड़ दी। मैं हूँ सावित्रीबाई फुले, भारत की पहली महिला शिक्षिका। मैंने उस समय बेटियों को पढ़ाया जब किताब उठाना भी समाज की नजर में अपराध माना जाता था। मैं आनंदीबाई जोशी, भारत की पहली महिला डॉक्टर, जिसने सोच की बीमारी का इलाज शुरू किया। जब महिलाओं का पढ़ना सवाल था तब मैंने चिकित्सा सीखी। मैं हूँ फातिमा शेख, भारत की पहली मुस्लिम महिला शिक्षिका। मैंने शिक्षा की वो दीवारें तोड़ी जो सदियों से खड़ी थी। मैं हूँ मेहर कैस्टेलिनो, 1965 की पहली मिस इंडिया, जिसने मंच पर उतरकर भारतीय फैशन को देश दुनिया में पहचान दिलाई। अब कमेंट में देश के हम भारतीयों ने पहली बार अपने देवी देवताओं को कैसे पहचाना, मैं चित्रकार राजा रवि वर्मा आज आपको बताऊंगा। 19वीं शताब्दी में केरल की ट्रावनकोर रियासत थी और बचपन से ही मेरी रुचि दीवारों पर चित्र बनाने में रहती थी। मैंने ही पहली बार लक्ष्मी, सरस्वती, कृष्ण जैसे देवी देवताओं की तस्वीरें बनाकर उन्हें घर घर तक पहुंचाया। इसी कारण ट्रावनकोर के राजा तिरुनल ने मुझे अपने दरबार में शामिल करके मुझे राजा उपाधि दी। हम अपनी जान की बाजी लगाकर तुम सबकी रक्षा करते हैं। मैं कोबरा कमांडो हूँ। घने जंगलों और कठिन इलाकों में ऑपरेशन चलाकर देश की आंतरिक सुरक्षा को हर हाल में मजबूत रखना मेरी जिम्मेदारी है। मैं पैरा स्पेशल फोर्स का कमांडो हूँ। जहाँ पहुँचना नामुमकिन माना जाता है, वहाँ जाकर दुश्मन को खत्म कर मिशन पूरा करना ही मेरी पहचान है। मैं मार्कोस कमांडो हूँ। मगरमच्छ की तरह पानी में खामोश और घातक, जमीन पर बेखौफ, नौसेना की सबसे गुप्त और खतरनाक ताकत। मैं गरुड़ कमांडो हूँ। आसमान से लेकर जमीन तक दुश्मन की हर चाल को पहले ही रोककर सटीक जवाब देना ही मेरी सबसे बड़ी जिम्मेदारी है। मैं भैरव बटालियन हूँ। तेज हमला, सटीक एक्शन और दुश्मन को पूरी ताकत से पूरी तरह कुचलकर मिशन खत्म करना ही मेरा मुख्य लक्ष्य है। मैं घातक हूँ, अपनी यूनिट की सबसे आगे चलने वाली ताकत, जो सबसे कठिन लड़ाई में रास्ता बनाकर आखिरी जीत सुनिश्चित करती है। इस चैनल को सब्सक्राइब। हमने अपनी जान दे दी भारत की आजादी के लिए, लेकिन आज हमें कोई नहीं जानता। मैं का पहला इलेक्शन कराना किसी चुनौती से कम नहीं था। सुनो, 1951 में पहला आम चुनाव कैसे हुआ था? भारत आजाद तो हो गया था, लेकिन असली चुनौती ये नहीं थी कि चुनाव हो या नहीं। चुनौती ये थी कि इतने बड़े और अनपढ़ देश में चुनाव कराए कैसे जाएं। उस दौर में भारत की करीब 82-85% आबादी अनपढ़ थी, इसलिए मतपत्र पढ़ना मुमकिन नहीं था। यहीं से चुनाव चिन्हों का आइडिया पैदा हुआ। 1951-52 के पहले आम चुनाव में एक बड़ा फैसला लिया गया। हर वयस्क भारतीय वोट देगा, चाहे वो अमीर हो या गरीब, पढ़ा लिखा हो या बिल्कुल अनपढ़। मतदाता सूची बनाते वक्त बड़ी परेशानी आई। लाखों महिलाएं अपना नाम नहीं, खुद को किसी की पत्नी या बेटी बताती थीं, जिन्हें बाद में सही नामों से जोड़ना पड़ा। चुनाव आयोग ने साफ कहा, लोकतंत्र में पहचान जरूरी है, वोट नाम से पड़ेगा। इसलिए सूची सुधारी गई और महिलाओं को बराबरी का हक मिला। लोगों को वोट का मतलब समझाने के लिए सरकार ने करीब 3000 सिनेमा घरों में डॉक्यूमेंट्री फिल्में तक दिखाई थी, ताकि आम लोग भी वोट की ताकत समझ सके। पहाड़ी इलाकों में बर्फ पड़ने से पहले वोटिंग करानी पड़ी, इसलिए ये चुनाव अक्टूबर 1951 से फरवरी 1952
तक कुल 68 चरणों में चला। कमेंट में बताओ कि चुनाव का पहलों को सिस्टम में उलझाकर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। भारत में हम अंग्रेजों ने चुनाव क्यों शुरू किए जबकि सत्ता हमारे हाथ में थी? तो सुनो, मजबूरी में किया था ये सब हमने। 1892 से ही हमने चाल शुरू कर दी थी अप्रत्यक्ष चुनाव लाकर, ताकि दुनिया को दिखा सकें कि देखो हम भारत को लोकतंत्र सिखा रहे हैं। 1909 के मॉर्ले मिंटो सुधारों में हमने चुनाव जैसा सिस्टम लाया, लेकिन वोट का हक सिर्फ अमीर, जमींदार और पढ़े लिखे लोगों तक सीमित रखा। यही हमने खुलकर फूट डालो और राज करो की नीति अपनाई और मुस्लिमों के लिए अलग सीटें बनाई ताकि हिंदू मुस्लिम राजनीति में कभी एक न हो सके। हमारा मकसद जनता को ताकत देना नहीं था, बल्कि उभरते भारतीय नेताओं को सिस्टम में उलझाकर राष्ट्रीय आंदोलन को कमजोर करना था। 1919 के मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधारों में वोटिंग थोड़ी बढ़ाई गई, लेकिन कर, पुलिस और प्रशासन जैसे अहम फैसले अब भी हमारे अंग्रेज अफसर ही लेते थे। 1935 के अधिनियम में प्रांतीय सरकारें बनी और चुनाव और फैले, पर आखिरी अधिकार गवर्नर के पास रखकर हमने पूरा रिमोट कंट्रोल अपने हाथ में रखा। अंत में जिस सीमित चुनावी सिस्टम से हम सत्ता बचाना चाहते थे, उसी ने भारतीयों को राजनीति सिखाई और वही आगे चलकर हमारे लिए सबसे बड़ा खतरा बन गया। हम दोगले अंग्रेज तो चले गए, लेकिन क्या अब भारत में निष्पक्ष चुनाव होता है? ऐसे डीप जानकारी के लिए चैनल। मैं हूं एसडीएम नशे के मैं हूं एसडीएम उपमंडल में कानून व्यवस्था, भूमि विवादों का निपटारा और चुनाव से लेकर विकास योजनाओं तक सब मेरी निगरानी में होता है। मैं हूं डीएसपी, गंभीर अपराधों की जांच, भीड़ पर नियंत्रण और पूरे क्षेत्र में शांति व्यवस्था बनाए रखना ही मेरी जिम्मेदारी है। मैं हूं अकाउंट ऑफिसर, हर वित्तीय लेन देन का रिकॉर्ड रखना, ऑडिट में मदद करना और सरकारी खजाने का सही हिसाब रखना मेरा काम है। मैं हूँ असिस्टेंट डायरेक्टर, आदिवासी क्षेत्रों में शिक्षा का प्रसार करना और सरकारी योजनाओं के जरिए समाज को मुख्य धारा से जोड़ना मेरा लक्ष्य है। मैं हूं नायब तहसीलदार, भूमि राजस्व की वसूली, जमीनी रिकॉर्ड संभालना और आपदा के समय प्रशासन की मदद करना मेरा कर्तव्य है। मैं हूं असिस्टेंट कमिश्नर ऑफ स्टेट टैक्स, जीएसटी मामलों का निपटारा, टैक्स चोरी रोकना और राज्य के राजस्व को सुरक्षित रखना मेरी जिम्मेदारी है। ऐसे ही यूजफुल वीडियोस के लिए चैनल। नशे के नेटवर्क से देश को खोखला करने वालों पर सीधा वार करते हैं हम, एनसीबी यानी नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो। हम हैं एनआईए यानी नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी। जब लड़ाई बंदूकों से नहीं साजिशों से होती है, तब जांच की कमान हमारे हाथ में होती है। जब बाढ़, भूकंप या मलबा सब कुछ ढक लें, तब उम्मीद बनकर नीचे उतरते हैं हम, एनडीआरएफ यानी राष्ट्रीय आपदा प्रतिक्रिया बल। हम हैं स्पेशल सिक्योरिटी फोर्स। संसद की हर दीवार, हर कदम और हर फैसले की सुरक्षा में तैनात रहते हैं हम एसएसएफ के जवान। लहरें ऊंची हो या तूफान बेरहम, समंदर के बीच भारत की सीमा थामे खड़े रहते हैं हम, इंडियन कोस्ट गार्ड। जानकारी अच्छी लगी हो तो मैं औरंगजेब हूं और ये सच है कि सत्ता के लिए मैं रिश्ते नाते सब भूल गया था। गद्दी के लालच ने मुझसे क्या क्या करवाया सुनो। सबसे पहले मैंने दारा शिकोह को मरवाया, मुराद और शुजा को रास्ते से हटाया और अपने ही पिता शाहजहां को आगरा के किले में कैद रखा। मेरे हुक्म पर बड़े बड़े मंदिर जैसे काशी विश्वनाथ, मथुरा केशव देव और सोमनाथ तुड़वाए गए, क्योंकि मैंने राज को सख्ती और मजहब से चलाया। 1675 में जब सिखों के 9वें गुरु तेग बहादुर जी ने धर्म बदलने से मना किया, तो मैंने दिल्ली में सार्वजनिक मृत्युदंड का आदेश दे दिया। मैंने छत्रपति संभाजी महाराज को पकड़ने के बाद कठोर दंड दिया और अंततः उनकी हत्या करवा दी, जिससे दक्कन में विरोध और तेज हो गया। मैंने दरबार में संगीत और कला पर रोक लगा दी, वाद्य यंत्र जलवा दिया, क्योंकि मुझे लगता था कि कला शासन को कमजोर करती है। 1679 में मैंने जजिया टैक्स फिर लागू किया। खजाने में पैसा तो आया, लेकिन गैर मुस्लिम समाज में असंतोष और दूरी भी बढ़ गई। मेरे समय में सल्तनत फैली जरूर, लेकिन लगातार लड़ाइयों ने खजाना खोखला कर दिया और लोगों का चैन सुकून खत्म हो गया। ऐसी और जानकारी के लिए इस चैनल ज्यादातर इंडियंस को 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन का असली मतलब तो 99% इंडियंस जानते ही नहीं। दोनों में क्या अंतर है सुनो। 15 अगस्त 1947 वो दिन है जब अंग्रेजों की हुकूमत पूरी तरह खत्म हुई और भारत को लंबे इंतजार के बाद आजादी मिली। लेकिन आजादी मिलने के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठा कि देश अब चलेगा कैसे और किस नियम कानून से चलेगा। इसी सवाल का साफ और पक्का जवाब 26 जनवरी 1950 को मिला, जब भारत का संविधान लागू किया गया। आसान और सीधी भाषा में समझो तो 15 अगस्त ने हमें आजादी दी और 26 जनवरी ने हमें अधिकार और नियम दिए। 15 अगस्त भावनाओं, संघर्ष और कुर्बानी का दिन है, जबकि 26 जनवरी जिम्मेदारी और समझदारी का दिन माना जाता है। यही वजह है कि 15 अगस्त को प्रधानमंत्री लाल किले से झंडा फहराते हैं और 26 जनवरी को राष्ट्रपति कर्तव्य पथ पर झंडा फहराते हैं। ये जानकारी अच्छी लगी हो तो